सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि बाबा साहब कहते हैं कि इतिहास जो कौन बनाता है, तो किसी भी देश में जो महान पुरुष होते हैं वो इतिहास के निर्माता होते हैं, और उस देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या ये कहें कि उस किसी भी देश का बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक जो है प्रभावशाली होता है। तो बात आती है भारत में हिंदू धर्म में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग कौन है, तो आज की इस कड़ी में इस पर चर्चा करेंगे। बाबा साहब ने कहा, चाहे आप माने या ना माने, एक महान जो पुरुष है वो इतिहास का निर्माता होता है, लेकिन आपको इतना अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक देश में बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग रहा है। वह भले ही शासक वर्ग ना रहा हो, भले वो शासन नहीं करता हो, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि अन्य जो लोग हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग का जो है अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार जो है वो भी नकल करते हैं, वो भी प्रयास करते हैं उसके जैसा बनने की। तो कहीं जो मतलब कहते हैं ना, समाज को दशा और दिशा देने वाला वर्ग कौन सा हुआ? बुद्धिजीवी वर्ग हुआ। तो बाबा साहब जो भारत के मतलब पक्ष में कहते हैं और हिंदुओं के पक्ष में कहते हैं, बाबा साहब सबसे पहले कहते हैं कि वास्तव में बुद्धिजीवी वर्ग होता कौन है, बुद्धिजीवी वर्ग की वास्तव में परिभाषा क्या है, क्या आप बुद्धिजीवी वर्ग की श्रेणी में आते हैं, और या फिर आप बुद्धिजीवी वर्ग जो कैसे पहचानेंगे, और फिर भारत में हिंदुओं में बुद्धिजीवी वर्ग कौन है। तो सबसे पहले बुद्धिजीवी वर्ग जो बाबा साहब ने जो है परिभाषा दी, जो हर व्यक्ति को, हर युवा को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा साहब कहते हैं, तो बुद्धिजीवी वर्ग होता है जो दूरदर्शी होता है और सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। देखो तीनों बातों में कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने कही कि दूरदर्शी होता है, केवल आज को देखकर काम नहीं, भविष्य को देखकर जो है जो भी आज निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी कार्य किए जा रहे हैं, वो दूरदर्शी होता है। दूर की जो है यानी भविष्य तक जो है वो समझता है कि कैसा जो है इसका परिणाम क्या आने वाला है, और सलाह भी दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। बाबा साहब आगे कहते हैं, किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। सभी लोग बुद्धिजीवी नहीं होते, विचारशील नहीं होते, क्रियाशील नहीं होते, लेकिन ऐसे लोग प्राय बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं, उनका जो है पालन करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनके जैसा बनते हैं, उनके अनुसार जो है अनुसरण करते हैं। यह कहने मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। कितनी बड़ी बात कि किसी भी देश का भविष्य किस पर निर्भर होता है, तो बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। यह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है, यह केवल साधन है, और साधन का प्रयोग उस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है, लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है अगर सही प्रयोग ना करे तो। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक दल हो सकता है जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है और पथभ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहता है। बुद्धिजीवी वर्ग धोखेबाजों का एक गिरोह या संकीर्ण गुट के वकीलों का निकाय भी हो सकता है जहां से उसे सहायता मिलती है। आपको यह सोचकर खेद होगा कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। बाबा साहब कहते हैं कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग जो है ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। यानी हिंदुओं में कौन बुद्धिजीवी वर्ग हुआ? ब्राह्मण हुआ, क्योंकि एक ही वर्ग को जो है हर प्रकार के अधिकार थे, उसको पढ़ने का, शिक्षा का, ज्ञान अर्जित करने का अधिकार था, तो वो अपना जो विकास कर सकते थे, इतिहास का निर्माण कर सकते थे, और उनके अधीन जो है वर्ण व्यवस्था के तहत जितने भी जो मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोग क्या है उन्हीं के बनाए सिद्धांतों पर जो अनुकरण कर रहे हैं, अनुगमन जो भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है बुद्धिजीवी वर्ग कौन कहलाया? ब्राह्मण कहते। बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं कि आपको यह सोचकर खेद होगा, दुख होगा कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। आप इस बात पर खेद व्यक्त करेंगे, ये दोनों एक हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का अस्तित्व किसी एक जाति से आबद्ध होना चाहिए, और यह बुद्धिजीवी वर्ग को ब्राह्मण जाति के हितों एवं आकांक्षाओं में साझेदारी करनी चाहिए। जिसने अपने आप को देश के हितों के बजाय उस जाति के हितों का अभिरक्षक समझ रखा है, वो केवल अपने ब्राह्मण अपनी जाति के अभिरक्षा यानी जातियों के जो है विकास के लिए, जाति के जो है मान सम्मान या उसके अधिकारों के लिए ही कार्य करना चाहता है। तो बाबा साहब कहते हैं ये तो जो है देश की जो है की बात ना करते हुए वो केवल अपने जाति की अभिरक्षा के लिए जो उसने समझ रखा है। सारी स्थिति अत्यंत खेदजनक हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्राह्मण लोग ही हिंदुओं का बुद्धिजीवी वर्ग है। यह केवल बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं है, बल्कि यह वह वर्ग है जिसका कि शेष हिंदू लोग बहुत आदर करते हैं। हिंदुओं को यह पढ़ाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव है, वर्णानाम ब्राह्मण गुरु। हिंदुओं को यह पढ़ाया जाता है कि उनके शिक्षक केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं। मनु ने कहा, यदि यह पूछा जाए कि धर्म के
उन विषयों में क्या किया जाएगा जिनका कि विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। तो उत्तर यह है कि शिष्ट ब्राह्मण जो भी प्रस्तुत करेंगे वह विधि मान्य होगा, वही मानना होगा। और इस पर जो श्लोक है जो आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसमें स्पष्ट कहा गया है, जब ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जिसने शेष हिंदू समाज पर नियंत्रण कर रखा है, जाति व्यवस्था में सुधार करने का विरोधी है, तभी मुझे जाति प्रथा समाप्त करने वाले आंदोलन का सफल होना नितांत असंभव दिखाई देता है। तभी बाबा साहब कहते हैं कि जो मैंने कहा था कि जाति प्रथा जो है, इसके सारे उन्होंने कारण गिनाए कि किस कारण जाति प्रथा का निर्माण हुआ, किस तरह से सुधार किया जा सकता है, और ये सुधार मुझे असंभव प्रतीत होता है। तो क्यों असंभव प्रतीत होता है, इसके लिए बाबा साहब ने एक पहला कारण जो बताया जो है, इसीलिए जो ये असंभव प्रतीत होता है। दूसरा कारण क्या है, अगली कड़ी में आप जानेंगे। तो जुड़े रहिए जाति प्रथा उन्मूलन की इन कड़ियों में। सभी साथियों को जय भीम।